बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम लोग अपना सबसे पहला ड्रग स्टार्ट करते हैं आइसोनियाज़िड। ठीक है, आइसोनियाज़िड के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि आइसोनियाज़िड कोजीनर होता है विटामिन B6 का। और ये भी बता दूं कि विटामिन B6 की एक्सक्रीशन हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा कर देता है। जब विटामिन B6 हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो इसकी वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे उसको हम लोग लेते हैं कि एडवर्स इफेक्ट्स हैं आइसोनियाज़िड के। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आइसोनियाज़िड को हम लोग ओरली लेते हैं जब क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आप जितने भी ड्रग्स पढ़ेंगे ना वो सारे ओरली एक्टिव होते हैं। आइसोनियाज़िड जो है वो प्रो ड्रग है। ठीक है, प्रो ड्रग होता है और इसको एक्टिवेट करने के लिए एक होता है एंजाइम जिसे हम लोग कहते हैं कैटालेज पर ऑक्सीडेज। कैटालेज पर ऑक्सीडेज कैटालेज पर ऑक्सीडेज को इनकोड करने वाला जीन होता है कैट जी जीन। ठीक है, कैटालेज पर ऑक्सीडेज किसका होता है? इसको इनकोड करने वाला होता है कैट जी जीन। और ये पता क्या होता है? आइसोनियाज़िड जाता है उस बंदे के अंदर। फॉर एग्जांपल ये कोई बंदा है जिसने इसे ओरली लिया है आइसोनियाज़िड को। इसका नाक देखें ज़रा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं बनाना आता। अच्छा, आइसोनियाज़िड को हम लोगों ने ओरली लिया और ये क्या हुआ कि इसका प्रो ड्रग की फॉर्म में होता है आइसोनियाज़िड। और जो बैक्टीरिया का अपना ही एक एंजाइम होता है कैटालेज पर ऑक्सीडेज, तो ये जाता है उससे कैटालेज पर ऑक्सीडेज लेता है और कैटालेज पर ऑक्सीडेज इसको एक्टिव फॉर्म में चेंज करता है। जब एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाता है आइसोनियाज़िड, तो आइसोनियाज़िड क्या करता है? माइकोलिक एसिड की साइंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। माइकोलिक एसिड की साइंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। अब माइकोलिक एसिड आप लोगों को पता है कि हमारी बैक्टीरिया की सेल वॉल का कंपोनेंट है। जब माइकोलिक एसिड इनहिबिट हो जाएगा तो क्या होगा कि हमारे बैक्टीरिया मर जाएगा ऑफ कोर्स। तो ये होता है। ठीक है, आप लोगों को मैं अगर बताऊं कि हमारी ये माइकोबैक्टीरियम होता है ना, इसमें होता है फैटी एसिड सिंथेज, एक एंजाइम होता है। आप लोगों को मैं ये जो माइकोलिक एसिड होता है ना, ये फैटी एसिड ही होता है। तो ये जो फैटी एसिड सिंथेज होता है ऑफ कोर्स वही माइकोलिक एसिड को सिंथेसाइज करता है। फैटी एसिड सिंथेज के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है इनोल एसाइल कैरियर प्रोटीन रिडक्टेज EACPR, इससे याद रख लें। और दूसरा होता है बीकार, BKAAR। ठीक है, बी से होता है बीटा कीटो एसाइल ACP रिडक्टेज और इनोल एसाइल कैरियर प्रोटीन रिडक्टेज। ये दो इसके पार्ट्स होते हैं। आप लोग ना भी याद करें तो कोई मसला नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को क्योंकि इसकी रेसिस्टेंस पे समझानी है इसलिए ये बातें बताना ज़रूरी है। इसको इनकोड करने वाला जीन होता है INHA जीन और इसको इनकोड करने वाला होता है CAS A जीन। ठीक है, अच्छा, अब ये दोनों जो कंपोनेंट्स होते हैं, अब इनमें से क्या आता है कि जब हमारा आइसोनियाज़िड आता है तो वो आके फैटी एसिड सिंथेज को ये पूरा माइकोबैक्टीरियम के अंदर ये हो रहा है कि फैटी एसिड सिंथेज, ये दो पार्ट्स होते हैं जो कि माइकोलिक एसिड को सिंथेसाइज करते हैं। माइकोलिक एसिड इनकी सेल वॉल बनाता है बाहर से। ठीक है, अब क्या होगा कि जब वो आएगा आइसोनियाज़िड फैटी एसिड सिंथेज को इनहिबिट कर देगा, माइकोलिक एसिड बनेगा नहीं। माइकोलिक एसिड बनेगा नहीं तो इसकी सेल वॉल में जाएगा नहीं। जब जाएगा नहीं तो ऑफकोर्स इसकी सेल वॉल डैमेज हो जाएगी। जब सेल वॉल डैमेज होगी तो बैक्टीरिया मर जाएगा। अब क्या होगा कि अच्छा, मैं आप लोगों को पहले तो आइसोनियाज़िड के बारे में ख़त्म करवाऊँ, फिर मैं आपको इसकी रेसिस्टेंस के बारे में बताऊंगी कि जो रेसिस्टेंस बैक्टीरिया डेवलप करते हैं वो किस तरह करते हैं। सबसे पहले आइसोनियाज़िड हम लोग ने लिया, प्रोड्रग की फॉर्म में होता है। कैटालेज पर ऑक्सीडेज उसको एक्टिवेट करता है। जब कैटालेज पर ऑक्सीडेज ने उसको एक्टिवेट कर दिया तो आइसोनियाज़िड अपने कारनामे करना शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा, वो तो उसने कर लिए। जब उसने बैक्टीरिया का सारा कुछ मार शार दिया तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जाता है हमारे लिवर। अब इसका एक्सक्रीशन का वक्त आ गया। तो उस वक्त क्या होता है कि हमारे लिवर में एक एंजाइम होता है जिसे हम लोग कहते हैं एन एसिटाइल ट्रांसफेरेज। एन एसिटाइल ट्रांसफेरेज। अब एन एसिटाइल ट्रांसफेरेज इसको मेटाबोलाइट्स में चेंज करता है। इसकी एक्टिव फॉर्म जो कि कैटालिस पर ऑक्सीडेज ने प्रोड्यूस की हुई होती है उसको ये मेटाबोलाइज करता है और अल्टीमेटली इसको एक्सक्रीट आउट कर देता है। यूरिन के थ्रू ये एक्सक्रीट आउट होता है। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कुछ लोग होते हैं वो फास्ट एसिटाइलेटर्स होते हैं, उनका ये एंजाइम बड़ा ही फास्ट होता है और ये वो आइसोनियाज़िड को बहुत जल्दी जल्दी मेटाबोलाइज कर देते हैं। जब वो जल्दी जल्दी मेटाबोलाइज करेंगे ऑफ कोर्स इसकी हाफ लाइफ उन लोगों में फास्ट एसिटाइलेटर्स में कम होगी। उनमें होती है 60 to 90 मिनट्स होती है, कुछ ऐसे ही होती है। ठीक है, मुझे याद नहीं रही, यही होती है। फिर क्या होता है कि कुछ स्लो एसिटाइलेटर्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि इसकी हाफ लाइफ ज़ाहिर सी बात है उनमें ये बहुत एंजाइम स्लो होता है, स्लो काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें हाफ लाइफ इस आइसोनियाज़िड की बढ़ जाती है।
तो उसमें हाफ लाइफ कितनी होती है? अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 घंटे तक होती है, ठीक है, 3 to 4 आवर्स। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि क्योंकि फास्ट एसिटाइलेटर्स इसको जल्दी से मेटाबलाइज कर देते हैं, इसलिए हम लोग को उसमें ड्रग का डोज ज़्यादा देनी पड़ती है ताकि ये इफेक्टिव हो। दूसरी बात, स्लो एसिटाइलेटर्स में हम लोग को क्योंकि ये वो स्लो मेटाबलाइजर्स होते हैं, इसलिए क्या होता है कि उसमें ड्रग ज़्यादा मेटाबलाइज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनमें एडवर्स इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, इसलिए हम लोग उनमें टॉक्सिसिटी के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग इस के आइसोनियाज़िड की क्लिनिकल यूजेस में। क्लिनिकल यूज़ में आइसोनियाज़िड, मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताया कि आइसोनियाज़िड बाकी ड्रग्स के साथ कॉम्बिनेशन में रेजिमेन में यूज़ होता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिव टीबी की ट्रीटमेंट के लिए। ये उस पूरे रेजिमेन का हिस्सा होता है, ठीक है। एक्टिव टीबी की ट्रीटमेंट के लिए ये यूज़ होता है। दूसरी बात कि ये हम लोग लेटेंट इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं। लेटेंट इन्फेक्शन वो वाला इन्फेक्शन का स्टेट होता है जिसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में हमारा इम्यून सिस्टम ज़रूर एक्टिवेट हो रहा होता है, उस स्पेसिफिक बैक्टीरियम के एंटीजेंस उसको हमारी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि कोई भी एक्टिव डिजीज़ का साइन सिम्टम हमारी बॉडी में ज़ाहिर नहीं हो रहा होता, इस वजह से उसको लेटेंट इन्फेक्शन कहते हैं। तो लेटेंट इन्फेक्शन में इसको हम लोग अकेले के तौर पे यूज़ करते हैं। वैसे कभी भी हम लोग कोई भी टीबी की ड्रग अकेले यूज़ नहीं करते। एक्टिव टीबी में कोई भी ड्रग हम लोग अकेले यूज़ नहीं करते, इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि एकदम से माइक्रोबैक्टीरियम उसके अगेंस्ट रेसिस्टेंस पैदा कर देते हैं। लेटेंट इन्फेक्शन जब होगा तब हम लोग इसको अकेले यूज़ कर सकते हैं। या क्या होता है कि फॉर एग्जांपल घर में किसी बंदे को टीबी हो गया, तो हम लोग जो उसके साथ क्लोज कॉन्टैक्ट वाले लोग होते हैं ना, क्लोज कॉन्टैक्ट वाले लोग, उनमें भी हम लोग प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे कोई ड्रग देना शुरू कर देते ताकि टीबी उनको ना लग जाए उस बंदे से। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग क्लोज कॉन्टैक्ट वाले लोगों में भी ये मोनोथेरेपी के तौर पे आइसोनियाज़िड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी क्लिनिकल यूजेस हो। अब ये बात याद रखें, हम लोग इसकी टॉक्सिसिटी पढ़ने लगे, ठीक है। टॉक्सिसिटी में आप लोग याद रखें INH, आइसोनियाज़िड का ये शॉर्ट नेम लिखा है मिनी कैट में, ठीक है। इसी से आप लोग इसकी टॉक्सिसिटी याद कर सकते हैं कि इंजरी टू द नर्व एंड हेपेटोसाइट्स, ठीक है। इंजरी टू नर्व एंड हेपेटोसाइट्स, तो नर्व के, इसका मतलब कि ये इसके न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं। न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट्स किस किस तरह के होते हैं कि पेरिफेरल न्यूराइटिस हो जाता है, रेस्टलेसनेस होती है, मसल ट्विचिंग होती है, इंसोमनिया होता है। इन सब की वजूहात मैं आप लोगों को बताऊँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी, वैसे बता देती हूँ चलो कि क्या होता है। विटामिन B6 की मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी वजह से आइसोनियाज़िड जब हम लोग देते हैं विटामिन B6 की क्लियरेंस ज़्यादा हो जाती है, इसकी कमी हो जाती है। जब इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें विटामिन B6 ऐसा को एंजाइम के तौर पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल जब डोपामीन में चेंज होता है तभी विटामिन B6 वहाँ पे यूज़ होता है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, डोपामीन बनेगा नहीं। जब डोपामीन नहीं बनेगा तो मसल ट्विच, जाहिर सी बात है, रिलेटिवली एसिटाइलकोलिन ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर पेरिफेरल न्यूराइटिस हो जाएगा, रेस्टलेसनेस होगी, इंसोमनिया हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है एसिटाइलकोलिन थोड़ा एक्टिवेटिंग, स्टिमुलेटिंग वो है न्यूरोट्रांसमीटर। इसकी वजह से क्या होगा, मसल ट्विचिंग होगी, रेस्टलेसनेस होगा, इंसोमनिया हो जाएगा। दूसरी बात आप लोगों को पता होगा कि हेपेटोटॉक्सिक भी है, ठीक है। एक तो मैंने आप लोगों को बताया न्यूरोटॉक्सिक है, दूसरी बात मैंने आप लोगों को बताया कि हेपेटोटॉक्सिक है। हेपेटोटॉक्सिक है तो ऑफकोर्स ये क्या कॉज करता है, हेपेटाइटिस भी कॉज कर सकता है, जॉइंटिस भी कॉज कर सकता है, उसके अलावा ये हीमोलिसिस भी कॉज करता है, हीमोलाइसिस। आप लोगों को अगर याद हो तो जो होता है ना हमारे हीम साइंथिसिस के पहला स्टेप में, उसमें भी विटामिन B6 एज अ कोफैक्टर यूज़ होता है। जब वो नहीं वहाँ पे होगा तो हीमोलिसिस हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली ये विटामिन B6 हीमोलिसिस जो है ये कॉज करता है किस उन लोगों में जिसमें G6PD की डेफिशिएंसी हुई हो, ठीक है। उसके अलावा ये ल्यूपस लाइक सिंड्रोम भी कॉज करता है, जो लास्ट थिंग आप लोगों ने रिमेंबर करनी है, ल्यूपस लाइक सिंड्रोम। आप लोगों को मैं एक और बात बता दूं कि विटामिन B6 जो होता है ना वो CYP450 का बहुत एक जल्दी मतलब उसको इनहिबिट करने वाला इंसान होता है इस इनहिबिट करने वाला ड्रग होता है, जिसकी वजह से जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो ये जितने भी ड्रग्स को मेटाबलाइज करता है उनकी कंसंट्रेशन ऑफ कोर्स ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि हमारे पास जो फिनेटोइन है, वारफरिन है, कार्बामेज़ेपिन है, उनकी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगी। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट इन आइसोनियाज़िड। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताती हूँ रिफैम्पिन के बारे में।